केस स्टडी नंबर 5 आती है मिस्टर केशव गणेश बालकृष्ण वाली। मैं मान के चल रहा हूँ आप केस स्टडी पढ़ने के बाद ही ये क्वेश्चन लगाते हो। एक बार क्वेश्चन जरूर पढ़ना। देखो पहली अगर आपको चाहिए ना एक ही वीडियो से आपका काम बन जाए, इफेक्टिव चाहते हो आप स्टडी को, तो एक बार मन से सच्चे दिल से आपको एक केस स्टडी पढ़नी है। पहले केस स्टडी पढ़ने के बाद ही क्वेश्चन पे आना। देखो अगर आप धोखा कर रहे हो तो अपने साथ करोगे। सीधा अगर क्वेश्चन पढ़ोगे तो इसमें आपका नुकसान होगा। जो मैं आपको ये चीज़ प्रोवाइड कर रहा हूँ ना, जो मैं आपको कंटेंट प्रोवाइड कर रहा हूँ, फिर उसका पूरा बेनिफिट आपको मिलेगा नहीं। तो पहले आप सिंपल क्वेश्चन पढ़ लें एक बार, चाहे आपको समझ आए चाहे ना समझ आए, बाकी काम मैं कर दूंगा आपका। एक भी लाइन नहीं छोड़ूंगा, पूरा कंटेंट आपको प्रोवाइड करूंगा यहाँ पे। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, विद इन हाउ मच टाइम पीरियड केसीबी शैल टेक फिजिकल पोजेशन। देखो आपको फिजिकल पोजेशन है ना विद इन 2 मंथ लेनी होती है। कहाँ से? ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट से। सबसे पहले आपको ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट प्रोवाइड होता है रेरा में। ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट मिलते ही आपको 2 महीने के अंदर अंदर फिजिकल पोजेशन लेनी है। अब देखो अगर मैं केस स्टडी ना भी पढ़ूँ ना तो मैं इसके आंसर पढ़ रहा हूँ, देखता हूँ मेरे को आंसर पता चलता है या नहीं पता चलता। एट एनी टाइम गलत हो गया, एट एनी टाइम दूसरा भी गलत हो गया, विद इन 2 मंथ लो भी आंसर मैच, विद इन 30 डेज आंसर गलत, तो मेरा आंसर सी है। देखो टाइम बचाना सीखो। क्वेश्चन पढ़ोगे ना, क्वेश्चन सीधा क्वेश्चन से आंसर सोल्व होते हैं आपके। 60 to 70% क्वेश्चन पूरा केस स्टडी आपका बिना केस स्टडी पढ़े हो जाएगा। इतना टाइम, ठीक है। पहले आप रिवर्स टेक्निक ही अपनाओगे। 60 to 70% मार्क्स तो पक्के करो कम से कम इसमें। वेदर द ट्रांजेक्शन ऑफ एक्वायरिंग प्रॉपर्टी इन द फॉर्म ऑफ फार्म हाउस मिस्टर राजेश in his own name out of the fund utilized for the impartial estate of the undivided family amount to Benami transaction, whether the transaction of acquiring property in the form of a farmhouse by Rajesh Kacharo। अब इस क्वेश्चन में क्या हुआ था, HUF थी, HUF थी। अब अपन ने पढ़ा हुआ है बेनामी एक्ट के अंदर साफ साफ कि HUF है। HUF जब प्रॉपर्टी परचेज करती है तो वो कर्ता के नाम से खरीद सकती है। कर्ता के नाम से अगर HUF प्रॉपर्टी खरीदती है ना, सोर्सेज अगर नोन है तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई बेनामी ट्रांजेक्शन नहीं होती। इस गिवन स्टडी में भी यही हुआ, HUF थी और वही जो कचारू था ना, क्या नाम था, कचारू राजेश, ये उसका कर्ता था। कर्ता ने वो अपने नाम पे, HUF ने पैसे कमाए, नॉन सोर्सेज से पैसा आया और राजेश ने वो प्रॉपर्टी अपने नाम से खरीद ली। कोई दिक्कत नहीं है, कोई बेनामी ट्रांजेक्शन नहीं है। नो, बिकॉज द परचेज ऑफ प्रॉपर्टी बाय मेंबर HUF फ्रॉम द नॉन सोर्सेज ऑफ HUF डज नॉट अमाउंट टू बेनामी ट्रांजेक्शन। क्वेश्चन नंबर सी क्या कहते हैं, वेदर सुजाता बिल्डर डेवलपर हैज वैलिडिटी हैंडी ओवर द रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स पोजेशन ऑफ द कॉमन एरिया सोसाइटी ऑफ सिल्वर ओक रेजिडेंसी विद इन द रिक्वायर्ड टाइम फ्रेम। कितने टाइम के अंदर आपको ये डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करने होते हैं, ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन है। 30 डेज फ्रॉम द कंप्लीशन सर्टिफिकेट से, कंप्लीशन सर्टिफिकेट से 30 दिन के अंदर अंदर आपको प्रोवाइड करने होते हैं। आंसर ढूंढते हैं 30 दिन कंप्लीशन सर्टिफिकेट, अपना आंसर मैच हो रहा है। ये 6 मंथ है, ये आंसर गलत है। नो वाला आंसर, नो वाला आंसर ये भी गलत है। यस तो वैसे ही गलत है। 30 दिन कंप्लीशन सर्टिफिकेट, अपना आंसर डी मैच हो रहा है। इस क्वेश्चन के अंदर कंप्लीशन सर्टिफिकेट चेक करते हैं आप। वैसे अपने यहाँ से आंसर डी मैच हो रहा है अपना। कंप्लीशन सर्टिफिकेट देखते हैं अपना कौन सी डेट को था। देखो अपना कंप्लीशन सर्टिफिकेट जो तैयार हुआ था वो 16 नवंबर 2020 को हो गया था। अब 16 नवंबर 2020 से अगर मैं 30 दिन काउंट करूँ तो 15/12/2020 बनता है। और जबकि एक्चुअल हैंड ओवर कब करा आपने, हैंडेड ओवर टू रेजिडेंट 28 दिसंबर 2020 को। भाई बहुत लेट कर दिया, गड़बड़ कर दी। 30 दिन के अंदर अंदर कर देने चाहिए थे हैंडेड ओवर। तो बेनामी एक्ट के अंदर डॉक्यूमेंट हैंड ओवर करने का टाइम कितना होता है, 30 दिन। Whether the decision was taken by the committee of character of liquidation as an auto opponent is legally valid, चेक करते हैं कमेटी ऑफ क्रेडिटर ने कितने परसेंट वो लिए। यहाँ पे लिखा हुआ है 71%, 71% वोटिंग शेयर पास हुए हैं। और अपने को तो 66 ही चाहिए होते हैं पहली कमेटी ऑफ क्रेडिटर में। तो डिसीजन ऑफ कमेटी ऑफ क्रेडिटर लिक्विडेट एसर ऑटो पार्ट लिमिटेड विद 71% ऑफ वोटिंग शेयर। भाई बहुत बढ़िया है, 66% चाहिए थे हमारे को, तो सही है, कोई गड़बड़ नहीं तेरी तरफ से। लीगली वैलिड आंसर लगा देंगे इसका। Whether the act of leasing out of resort to period 4 year without permission, RBI, बिना परमिशन लिए RBI की, टू हांगकॉन्ग बेस्ड ट्रैवल टूरिज्म कंपनी इज वैलिड। देखो बाहर के लोगों को आप प्रॉपर्टी तो नहीं बेच सकते, यहाँ पे प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकता। कुछ जगह होती हैं, कुछ जगह पर आप प्रॉपर्टी सेल नहीं कर सकते बाहर वाले को, लेकिन आप उसको लीज़ पे दे सकते हो। और लीज़ पे देनी है ना अगर आपको, तो लीज़ पे अगर आप 5 साल के लिए दे रहे हो तो फिर तो आपको परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है।
क्योंकि गवर्नमेंट ने पहले से ही एक्ट के अंदर प्रोविज़न ला के रख दिया कि अगर आपको लीज पे प्रॉपर्टी देनी है ना किसी को, तो 5 साल तक अगर आप दे रहे हो तो आपको कोई परमिशन लेने की जरूरत भी नहीं है। और 5 साल से ऊपर के लिए दे रहे हो तो फिर मेरी परमिशन ले लेना, आरबीआई की बोलता है। तो मैं तो 4 साल के लिए दे रहा हूँ लीज़, 4 साल के लिए दे रहे हो तो मेरे को तो परमिशन लेने की जरूरत ही नहीं है। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, लीगली वैलिड। कोई दिक्कत नहीं है, इलीगल तो है ही नहीं है, तीनों आंसर गलत हो गए। तो पहला ही आंसर मैच हो रहा है अपना, लीगली वैलिड। डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन कहता है वेदर मिस्टर राजू गणेश बालकृष्ण इज अलाउड टू ट्रांसफर हिज इंटरेस्ट इन द एंसेस्ट्रल हाउस ऑफ द फैमिली इन द केरला, इफ सो कैन बी रीपेट्रिएट द सेल प्रोसीड्स ऑफ। डायरेक्ट क्वेश्चन है, रेगुलेशन 8 है फेमा एक्ट की, उसके अंदर क्या है जो आपका ना बुजुर्गों का कोई ज़मीनें पड़ी थी, एंसेस्ट्रल हाउस था आपके पास, पुरानी फैमिली अपनी जो बुजुर्गों का आपकी पास प्रॉपर्टी पड़ी थी, वो आप बेच के ना वो पैसा बाहर लेके जाना चाहते हो तो बाहर लेके जा सकते हो। 3 केस में आप लेके जा सकते हो, रेगुलेशन 8 के अंदर होती है। इमूवेबल प्रॉपर्टी एक्वायर्ड इन सेलर इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, अमाउंट ऑफ एक्विजिशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी वाज पेड इन द फॉरेन एक्सचेंज रिसीव्ड थ्रू बैंकिंग चैनल के थ्रू होनी चाहिए, और वो 2 से ज़्यादा हाउस नहीं होने चाहिए। 2 से ज़्यादा अपने रिस्ट्रिक्शन लगाई हुई है 2 हाउस की, उसमें से ज़्यादा पैसा आप बाहर नहीं लेके जा सकते। तो इंस्टीट्यूट कभी आपको ये भी चेक कर सकता है, इंसेस्ट्रल हाउस तो था लेकिन 3 हाउस थे, 3 हाउस का पैसा आप बाहर लेके जाना चाहते हो, 3 हाउस अलाउड नहीं होते, 2 हाउस अलाउड होते हैं। ठीक है, तो ये तीनों पॉइंट लिख देना, आपका आंसर मैच हो जाएगा। फिर भी मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार, ये रहे वो तीनों पॉइंट। रेगुलेशन 8 है फेमा एक्ट की, डायरेक्ट क्वेश्चन है, रेगुलेशन 8 फेमा एक्ट, 3 पॉइंट है। अगर आपने तीनों की कंडीशन सेटिस्फाइड कर दी, भाई पैसे ले जा बाहर, कोई दिक्कत नहीं, हम तेरे को नहीं रोक रहे, रिपैट्रिएट कर ले। क्वेश्चन नंबर 7, सेक्शन 5 कंपटीशन एक्ट 2002, इफ एनी एंटरप्राइज ग्रुप मर्ज और एक्वायर इंटरेस्ट इन अनदर एंटरप्राइजेज create a resulting entity into asset turnover over the threshold limit is considered as a formation combination which may adversely affect the combination relevant market। इस क्वेश्चन में आप देखते हैं अपने से ना ग्रुप के बारे में कुछ पूछ रहा है कि आप इसको ग्रुप माने या ना माने। तो ग्रुप की अगर आप डेफिनेशन जाके चेक करोगे ना कंपटीशन एक्ट के अंदर सेक्शन 5 के अंदर, तो वहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है 3 कंडीशनें होती हैं, 3 में से एक कंडीशन आपको सेटिस्फाइड करनी है। पहली कंडीशन होती है कि 26% या उससे ज़्यादा वोटिंग राइट है आपका किसी दूसरे के अंदर, तो आपको ग्रुप माना जाता है, डायरेक्टली चाहे इनडायरेक्टली। Group means 2 or more enterprises directly or indirectly are in position to exercise 26% or more voting rights in the other enterprises। या एक कंडीशन होती है अगर आपका कंट्रोल है उसके ऊपर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का 51% से ज़्यादा, मोर देन 50% यानी कि 50% से ज़्यादा, 51%, 52%, 53%, कितना भी हो, या फिर आप कंट्रोल करते हो उसके अफेयर्स को, इन 3 में से कोई भी कंडीशन अगर सेटिस्फाइड हो जाए आपकी, तो आपको ग्रुप में कंसिडर कर लिया जाता है। अब क्वेश्चन में चेक करते हैं अपने में से कौन सी कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है। Mr. Swapnika is a management consultant, is an associate company holding limited 40% of voting rights। वोटिंग राइट्स 40% है, लो पहली कंडीशन ही सेटिस्फाइड होगी, 26% से ज़्यादा, और बस एक कंडीशन सेटिस्फाइड हुई, ग्रुप बन गया ये। तो उस पर कहता है राइट टू अपॉइंट 4 आउट ऑफ 10 डायरेक्टर, 10 में से 4 डायरेक्टर ये अपॉइंट कर सकता है, मतलब ये 40% होगी, 50% से कम है, ये कंडीशन तो इसके एप्लीकेबल हो नहीं। और प्योरली इंडिपेंडेंट है, डिपेंडेंट भी नहीं है, तो एक कंडीशन सेटिस्फाइड तो होगी, ये ग्रुप तो बन गया। लेकिन ना बात वही आ गई, इंस्टीट्यूट आपकी एक चीज़ चेक नहीं करता, वो यही तो चाहता है आप क्वेश्चन गलत करो। अब एक कंडीशन तो सेटिस्फाइड होगी, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसकी एक एक्सेप्शन है, 3/3/2021 तक, वही वाली बात, 3/3/2021 तक, वो 5 साल की वो आई थी ना, नोटिफिकेशन आई थी 4/3/2016 को, 5 साल तक आपके ऊपर ये वाली लिमिट एप्लीकेबल ही नहीं होगी, हम ग्रुप कंसीडर ही नहीं करेंगे। 26% वाली, ये 50% वाली लिमिट आपके एप्लीकेबल ही नहीं है, तो हम इसको ग्रुप मानेंगे ही नहीं। तो इंस्टीट्यूट आपकी एक चीज़ चेक नहीं करता, वो सारी चीज़ें चेक करता है, आपको हर चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए, सिर्फ एक्ट की नहीं, एक्ट के साथ साथ सारे प्रोविज़न, अमेंडमेंट, आरटीपी, आप जुडिशियल अमेंडमेंट्स, केस लॉज, आपको सारी चीज़ों की नॉलेज होनी चाहिए, तो जाके आपका आंसर सही होएगा। तो आप कहाँ पे थे क्वेश्चंस पे, चेक करवा दूँ इसका आंसर। पहले तीनों कंडीशनें लिख देना, और एक कंडीशन में फंस गया था, फिर वो देखो ये नोटिफिकेशन लिख दी इसने, 5 साल तक ग्रुप ही नहीं माना जाता। गजब है यार, गजब। 8वां क्वेश्चन, whether the property acquired in his own name, Rajesh Kacharu, utilized fund realized from the undivided estate of individual family, transferring it to pool of impartial estate of undivided family can be considered as a benami transaction, as suspicious arises with respect to purpose, nature of the transaction, how do you see present transaction, और highlight the commonly applicable circumstances, guide transaction is a benami or not,
और कोई लिटमस टेस्ट होता है बेनामी टेस्ट का? और इसने तो ये पूछा हुआ है कोई लिटमस टेस्ट होता है क्या बेनामी ट्रांजेक्शन, आप कैसे चेक करते हो कि ये चीज़ बेनामी ट्रांजेक्शन है? तो इसके ऊपर तो 6 सर्कमस्टांसिस होते हैं, बस वही लिखने हैं आपको। देखो वैसे तो कोई लिटमस टेस्ट नहीं होता, लेकिन किसी भी चीज़ को अगर हमने को बेनामी बोलना है ना तो हमारे 6 सर्कमस्टांसिस होते हैं, हम वो भी देखते होते हैं। ऐसे नहीं है हम किसी भी ट्रांजेक्शन को बेनामी बोल देंगे। तो सबसे पहले तो ये देखेंगे यार ये पैसा आ कहाँ से रहा है, नेचर क्या है, पोजेशन ऑफ द प्रॉपर्टी आफ्टर द परचेज, कहाँ पे रखा हुआ ये प्रॉपर्टी, पैसा कहाँ रखा आपने, मोटिव क्या था इस ट्रांजेक्शन को करने के लिए। अब आपने जिसके नाम पे ये प्रॉपर्टी खरीदी है, अब दोनों का रिलेशन क्या है। अब मान लो आपने ड्राइवर के नाम पे प्रॉपर्टी खरीदी, भैया ड्राइवर के नाम पे प्रॉपर्टी कौन खरीदता है? चलो आपने अपनी मम्मी के नाम पे खरीदी, चलो एक बार हम रुक जाएंगे, कोई नहीं खरीद सकते हो, पापा के नाम पे खरीदी, भाई बहन के नाम से खरीदी, ठीक है। गली में से एक बंदा था उसके नाम से प्रॉपर्टी खरीदी, ये क्या, ये गड़बड़ है। कस्टडी ऑफ द टाइटल डीड्स, अब ये देखो प्रॉपर्टी मेरी है, कस्टडी आपके घर पड़ी है, ये कैसे हो सकता है? नेताओं के घर मिलती है ना। अब मान लो नेता की कोई सर्वे हो जाता है और नेता के पास अगर कोई कस्टडी में प्रॉपर्टी से कागजात मिल जाते हैं और बाद में वो बोले वो मेरे नाम पे नहीं है, भाई वो बेनामीदार है, ठीक है, वो फंस जाएगा। बेनिफिशियल ओनर है वो, उसने किसी और के नाम पे खरीद रखे होंगे, कागज़ तेरे पास कैसे पड़े हैं? अगर मान ले वो कहेगा प्रॉपर्टी तो ये मिस्टर पी के वो आर की है, ये पी की है, ये क्या की है, ये आर की है, तो भाई प्रॉपर्टी फिर के कागज़ तेरे पास कैसे पड़े हैं? इसका मतलब तू बेनिफिशियल ओनर है, ठीक है। कंडक्ट ऑफ द पार्टी डीलिंग विद द प्रॉपर्टी आफ्टर द सेल, कैसे, अब सेल करने के बाद आप उसके साथ कंडक्टिविटी कैसे कर रहे हो? उस प्रॉपर्टी के फायदे तो तुम ही उठाई जा रहे हो, रेंट तुम्हारे पास आ रहा है, आते जाते देखभाल तुम कर रहे हो, कुछ उसके अंदर कंस्ट्रक्शन करवानी है वो तू करवा रहा है। तो कुछ ये 6 सर्कमस्टांसेस है जिस बेस पे जिसको हम देखते हैं, कंसीडर करते हैं, फिर जाके मैं किसी चीज़ को ट्रांजेक्शन को बेनामी ट्रांजेक्शन बोलता हूँ। ऐसे नहीं कि मैं किसी को भी बेनामी ट्रांजेक्शन बोल दूँ। तो 6 सर्कमस्टांसेस है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये पेपर के अंदर रिपीट होते हैं। डायरेक्ट ये 6 पॉइंट लिखने आपको आंसर मिल जाएगा।